और अब खबरें विस्तार से। बारामूला जिले से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह है कि 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। हमारे पट्टन और पलहालन से हुई है गिरफ्तारी। प्रतिबंधित पदार्थ भी इनके कब्जे से बरामद किया गया है। जी हां, तो ड्रग पेडलर के खिलाफ लगातार अभियान जारी है और इस वक्त जो खबर है वो बारामूला से है। बारामूला जिले से बड़ी खबर यह है कि 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे पट्टन और पलहालन से ये गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों के पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। यानी जिन चीजों को लेकर पाबंदी है वो चीजें भी इनके पास से बरामद की गई हैं और इसलिए ये जो नशा तस्कर, ये जो गिरोह है, ये जो चेन है, इस पूरे चेन सिस्टम पर लगातार पुलिस जो है वो कड़ी निगाह रखी हुई है। और बारामूला में इस वक्त जो खबर आ रही है बारामूला जिले से, उस खबर के मुताबिक 2 नशा तस्कर यानी ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। हाबरे पाटन और पलहालन से ये गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं वो भी बरामद किए गए हैं। एक बार फिर आपको जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर में ये जो ड्रग अब्यूज है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके जेरे असर बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गतिविधियों में भी शामिल हो रहे हैं जिन पर बहुत तरफ से चिंताएं जाहिर की जा रही हैं और इसीलिए लगातार ये जो अभियान है ड्रग्स के खिलाफ वो अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत बारामूला से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है और ये जो ड्रग तस्कर हैं इनके खिलाफ जंग जारी है। बारामूला जिले में 2 अलग अलग जगहों से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों से साफ जाहिर है कि जो गिरफ्तारी अमल में आई है इनमें आपको 2 अलग अलग चेहरे नजर आएंगे और ये लगातार ये मुहिम चल रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस इस बात को लेकर बिल्कुल सतर्क है और जितने भी जिस तरह से इनपुट आते हैं कोशिश यही है कि किसी भी तरह से समाज में पर जो इसका जो बुरा प्रभाव है वो पड़ने ना दिया जाए और ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। मुनीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, क्या जानकारी है और किस किस जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके ऊपर क्या आरोप हैं? मुनीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बारामूला से हमारे सहयोगी मुनीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनसे जल्द से जल्द इस बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर लें। फिलहाल आपको एक बार फिर से बता दें, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम है, जो जंग है, वो लगातार जारी है। बारामूला जिले में 2 अलग अलग जगहों से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो प्रतिबंधित जो पदार्थ है वो भी इनके पास से, इनके तहवील से बरामद की गई है और फिलहाल ये अब पुलिस की गिरफ्त में है। इनके ऊपर कानून जो है की गिरफ्त में आ चुके हैं। हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुनीर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुनीर, ये जो नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं 2 अलग अलग जगहों से, इनकी गिरफ्तारी कब हुई है और इनके ऊपर क्या आरोप था और इनके कब्जे से क्या चीजें जो बरामद हुई हैं? देखिए विशाल, जिस तरह हम गुज़श्ता दिनों से देख रहे हैं पुलिस ने जो कार्रवाइयां अंजाम दे रहे हैं पुलिस और ड्रग्स के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग्स का मामला है वो बढ़ता जा रहा है, नौजवान उसमें मुलव्वस जा रहे हैं और हर रोज पुलिस जो है नाके लगा रहे हैं और जहां से भी उनकी इतला मौसूल होती है कि कहीं पे भी मंशियात फरोश जो है, ड्रग स्मगलर्स जो है, और उन पे जो कार्रवाई की जा रही है उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में जो आज कार्रवाई हुई है वो बारामूला पुलिस जो है, टंगमरग पुलिस जो है, टंगमरग में उन्हें मुसद्दिका इतला मिली है कि एक शख्स जो है वो चरस लेके जा रहा था, तो उस दौरान उन्हें नाका लगाया गया है टंगमरग में ही और उस दौरान उस शख्स को जो पकड़ लिया गया है उसके कब्जे से चरस जो है वो बरामद हुआ और 27,300 रुपये भी उसके कब्जे से बरामद हुए हैं। और इसी तरह जो पट्टन पुलिस है वो भी जिला बारामूला में ही आता है, उन्होंने भी एक कार्रवाई करते हुए वहां नाका लगा, उनको भी एक इतला मिली है कि एक स्मगलर जो है वो मंशियात लेकर जा रहे हैं कि उसके कब्जे से जो कोडीन है, बोतलें हैं और टैबलेट्स जो है और वो बरामद हुए हैं और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है क्योंकि अब एक तरफ चर्स लेके, एक तरफ हीरोइन लेके, एक तरफ जो कोडीन है, टैबलेट्स है और बड़ी वबा फैली हुई है। ये तशवीशनाक और लम्हे फिक्रिया है कि इन जो ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग में जो मुलव्वस पाए जा रहे हैं नौजवान जो हैं, लोग हैं, इन
पे ये कार्रवाई लगाम कसना, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस कर रहे हैं, क्योंकि एसएसपी बारामूला जो है अमूद नागपुरी जो है, उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है अपने कंसर्न एसएचओज है, डीएसपीज है, उन्होंने कहा कि हमें डिस्ट्रिक्ट जो है बारामूला है वो ड्रग से फ्री करना है। उसमें कार्रवाई उन्होंने हिदायत दी है कि तेज से तेज तर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दी जाए, और जहां जहां आपको इतला मिले कि कहीं पे भी जो मुलव्वस पाए जा रहे हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सलाखों के पीछे धकेल दिया जाए, ताकि जो आने वाली नस्ल है ताकि उनमें ये जो वबा है फैल न सके। क्योंकि अब जो यहाँ लोग अगर देखेंगे, लोग भी अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि जब ये हम देखते हैं, क्योंकि ड्रग्स में जो नौजवान है, क्योंकि सोपोर में जब वाक़ा हुआ है उसने सबके रोंगटे खड़ा कर दिए हैं, और जब एक ड्रग पेडलर ने अपनी मां का किया है, तो अब सारे लोग जो हैं, हर घर में जो लोग हैं तशवीश में हैं, और अब ज़रूरत है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ हमने एक खबर भी चलाई थी, क्योंकि उलमा ने भी इसमें अब उलमा जो है वो सामने आए हैं, उन्होंने भी जोर दिया है कि अब वक्त की ज़रूरत है उलमा को मसलकी इख्तिलाफात, मजहबी इख्तिलाफात उनको बालाई तक रख के उन्हें अब सामने आना है कि जो ड्रग्स की वबा है, ख़तरनाक वबा फैली हुई है, और उसको ख़त्म करने के लिए अब आगे आना चाहिए। क्योंकि उलमा भी कहते हैं, कुछ उलमा हमने परसों भी बात की है कि उन्होंने कहा कि कल जो खुदा की पकड़ होगी, जब हम इस मुआशरे के सुधार के लिए अब सामने ना आएंगे, तो कल मुआशर में उनकी ही पकड़ होगी कि मुआशरे के सुधार के लिए उलमा ने क्या किया है। लेकिन एक सवाल यहां पर यह है कि फिलहाल ये एक सामाजिक बुराई है, समाज में इसके बुरे असरात पैदा हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में हर दूसरे दिन, हर दिन लगभग ये खबर आती है, कहीं कोई ड्रग पेडलर गिरफ्तार किया गया, कहीं कोई कानून की गिरफ्त में आया, ये आखिर इस तरफ भटक कैसे जा रहे हैं? क्या ऐसे हालात हैं, कौन सी ऐसी मजबूरी है, या क्या इनको लालच दिया जा रहा है कि कैसे इस जाल में फंस जाते हैं? देखिए विशाल, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि किस तरह जब पुलिस की गिरफ्त जो तेज हुई है इन पर लगाम कसने की, तो जाहिर सी बात ये राबिता जो पता चलता है, पुलिस जब एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करते हैं तो तफ्तीश के दौरान वो जरूर जो नेटवर्क होता है मनशियात फरोशों का, तो जरूर उस एक शख्स के जब तफ्तीश होती है, इंट्रोगेशन होता है, तो जरूर वो बाकी लोग जो इनके साथ जुड़े होते हैं उनकी वो इतला देते हैं, खबर देते हैं। तो उसी बिना पर जब पुलिस है वो हिकमत अमली करके, तकनीकी वसाइल का इस्तेमाल करके उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। इसलिए हम हर रोज ये चीजें देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एसएसपी ने वाज़ेह तौर पे अपने कंसर्न एसएचओज को कहा है कि मुझे 12 ड्रग फ्री करके देना है। तो अब सारे जो पुलिस अफसरान हैं वो उसमें लगे हैं, और अपने तकनीकी वसाइल का इस्तेमाल करके, और जो ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते हैं उनके तफ्तीश के दौरान उनका नेटवर्क जो है उसका पर्दाफाश करके उन लोगों को ये पकड़ा जा रहा है। और रही बात जो मुलव्वस लोग हैं, क्योंकि जब हमने देखा है कि अब जो छोटे बच्चे हैं, नौजवान जो हैं, वो ज्यादातर इसमें मुलव्वस हैं। मुलव्वस इसलिए, ये जाहिर सी बात है, जब कोई बच्चा जो है किसी बच्चे के साथ जब चलता है, उसके साथ जब उसकी सोहबत रहती है, तो जरूर ये फितरी तौर पर फितरी अमल है, तो वो सोहबत उसको लग जाती है और उसमें वो मुलव्वस होता है। तो यही है कि हमने कई बार हमने देखा हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जब किसी बुरे शख्स के साथ, बुरे नौजवान के साथ चले, और जो मनशियात में मुलव्वस है, ड्रग पेडलर है, तो जाहिर है उसका जो सोहबत है वो उसको लगी है, और वो भी उसमें मुलव्वस पाया गया है। बहुत सारे लोगों की तफ्तीश के दौरान उन्होंने ये कहा है, और अपने वालिदैन को भी कहा है कि हम जब उनके साथ चलें, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, तो उस दौरान ये सारी चीजें अमल में आई है। तो अब पुलिस जो है, पुलिस हर रोज इन सारी चीजों पर कार्रवाई करती है। बिल्कुल। एक सवाल यहां पे मैं ये भी करना चाहूंगा, जो मंशियात फरोश हैं या जो उस नेटवर्क से जुड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, वो गिरफ्तार किए जाते हैं, लेकिन एक यहां पर यह भी है कि इसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये इस तरह का मामला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आयरन रॉड है उससे काम नहीं चलता, बल्कि इसमें उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जाना और डी एडिक्शन सेंटर में भेजा जाना, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो अवेयरनेस और उनकी इस बुरी लत को छुड़ाने के लिए इसको लेकर कितना सरकारी महकमा या जो सामाजिक संस्थान है वो कितना इसको लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं? देखिए विशाल, सरकार भी अब उसमें मुतहरिक हुई है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो है उनको कायम कर दिया गया है, और अस्पतालों के जरिए से भी कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं कि हमने देखा
और इसी तरह बहुत सारी जगहों पे परसों भी हमने एक स्टोरी जो टेलीकास्ट कुलगाम से की है, उसमें भी ये बाकायदा तौर पे जो बच्चे हैं जो मुलवस थे उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में जब रखा गया है तो वहां से वो लत जो लगी थी उस लत से वो बाज आ गए हैं और वो उस बीमारी से दूर रह गए हैं। और अब जितने सेंटर्स यहाँ पे कायम किए गए हैं सरकार की तरफ से, महकमे हालत की तरफ से, और जो लोकल सतह पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, उन्होंने भी ऐसे सेंटर्स कायम किए हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जहां पे बच्चों को रखा जा रहा है, उनको अवेयरनेस दी जा रही है, उनको वहां पे बताया जा रहा है कितने नुकसानदेह है ये ड्रग्स। और अब उसमें मजीद वुसअत करने की जरूरत है, मजीद की जरूरत है, मजीद सेंटर्स कायम करने की जरूरत है। अब सरकार को भी जगह जगह जिस तरह फॉरफ्रंट एरियाज भी हैं उनमें भी इन सेंटर्स को कायम करना चाहिए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लगातार ये जरूरत इस बात की है कि दोनों तरह से इस पर कार्रवाई हो। एक तो जो लोग गलत कर रहे हैं, जो ड्रग अब्यूज से जुड़े हैं, ड्रग पेडलर से या उसकी तस्करी करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन जो लोग इसमें गुमराह हो रहे हैं या गलत तरीके से इस नेटवर्क में चले जा रहे हैं, उनके लिए डी एडिक्शन सेंटर या फिर ये रिहैबिलिटेशन सेंटर की जरूरत बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर भी नजर डालेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10 और अब बात करते हैं कोरोना की। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। जी हां, 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि 24 घंटों के अंदर एक्टिव कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 49,000 के पार हो चुकी है। ये पूरे देश भर का आंकड़ा है कि 49,000 के पार हो चुकी है ये संख्या, जो एक्टिव मरीजों की, यानी कि जो संक्रमित पाए गए मरीज हैं उनकी संख्या। पिछले 24 घंटों में 20 मौत भी हुई है, 20 मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटों में। अब पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अगर मौत को गिने तो वो 20 जो है मौतें हुई हैं। और पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से 153 नए कोविड के मामले सामने आए हैं और इसमें जम्मू संभाग से 62, जबकि कश्मीर संभाग से 91, यानी कश्मीर डिवीजन से 91 मामले सामने आ चुके हैं। 40 मामले सिर्फ जम्मू जिले में पाए गए हैं। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि बार बार जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ जरूर रहे हैं, प्रिकॉशन बेहद जरूरी है, लेकिन इस बार कोरोना उतना जो है जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद आपको हम बता दें कि पिछले 24 घंटों में, ये जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20 मौतें हो चुकी हैं, जिसका कारण कोरोना बताया जा रहा है। और इस मौतें पूरे देश में अलग अलग राज्यों या शहरों में मिलाकर ये आंकड़ा है। तो 24 घंटों में पूरे देश में जो कोरोना के मामले हैं वो भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक पूरे देश में जो एक्टिव केसेस की जो संख्या है, जो नंबर्स है, वो 49,000 के पार हो चुकी हैं। तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी, जम्मू कश्मीर में भी और केरल में भी, राजस्थान में भी, कई राज्यों में ऐसे केसेस कोरोना के वो ज्यादा देखने में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में ये जो आंकड़े हैं वो पिछले 24 घंटों के आंकड़े ये बता रहे हैं कि कोरोना के मामले 11,000 से ज्यादा नए मामले आ चुके हैं पिछले 24 घंटों में। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कई रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। रईस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजन जुड़ रहे हैं जम्मू से, फरहाद जुड़ रहे हैं दिल्ली से। आप सभी का बहुत इस्तकबाल करते हैं। फरहाद, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो संख्या बल जो आ रहा है कोरोना संक्रमित का पूरे देश की जो संख्या है अलग अलग राज्यों को मिलाकर, और जो इसमें मौतें हुई हैं वो क्या बता रही हैं फरहाद? अपडेट क्या है इस बारे में? जी देखिए, लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव संख्या 49,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटों में 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 20 मौतें हुई हैं। वहीं अगर दिल्ली की भी बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1500 मामले जो हैं वो बीते 24 घंटों में आए हैं। तो देखिए, जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद सबके लिए एक चिंता है, लेकिन वहीं पर हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात की जाए, डॉक्टर्स की बात की जाए,
स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों की बात की जाए तो उनका कहना है कि अभी 8-10 दिन तक मामले ऐसे ही बढ़ेंगे, लेकिन ग्रेजुअली एक डाउनफॉल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा जाता है कि पोस्ट मानसून के बाद इसी तरीके से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है वो लगातार बढ़ते हैं और अभी वही पीक चल रहा है कि जिसमें केसेस जो है वो बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे घटने लगेंगे। और अब ये जो कोविड है ये एंडेमिक की तरफ बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि अब ये एक एंडेमिक स्टेज की तरफ जा रहा है, जहां पर लोगों को जो है कोरोना संक्रमित तो वो होंगे, लेकिन सिवियरिटी उतनी नहीं होगी, क्योंकि लगातार जो ये वेरिएंट है, चाहे वो हम XBB 1.16 की बात करें, 1.16.1 बात करें, 1.16.1.1 की बात करें, ये धीरे धीरे देखिए म्यूटेशन कर रहा है। और जिस तरीके से ये म्यूटेट कर रहा है, हर किसी को आसानी से ये हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से वाइड वैक्सीनेशन हुआ है, लोगों की जो इम्यूनिटी है वो उतनी क्षमता लोगों में देखी जा रही है कि उसी तरीके से आप देखिए कि 49,000 एक्टिव संख्या हो गई है, लेकिन उतनी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, उतनी सिवियरिटी नहीं है। तो अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग जो है वो एहतियात रखें, क्योंकि देखिए जैसे मामले पहले बढ़ रहे थे उसी तरीके से ये पीक देखने को मिल रहा है। लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि लोग भी जो हैं वो फिक्र होते जा रहे हैं। और अब देखिए जैसे मैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात कर रही हूँ, अगर हम H3N2 की बात करें तो उसके मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये सारे एक जैसे इन्फेक्शंस हैं। फरहाद, तो ये बढ़ते मामले जम्मू कश्मीर में किस तरह से बढ़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी जो दोनों डिवीजन है जम्मू और कश्मीर, वहां की स्थिति क्या है, इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदों से। राजन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले आप ये बताएं राजन के क्या जम्मू कश्मीर में अभी ये जो बढ़ते मामले हैं इसको लेकर मैं बार बार सवाल करता हूं, क्या लोगों में कोई डर, कोई खौफ ये महसूस किया जा रहा है, या फिर लोग ये समझते हैं कि भाई हम तो वैक्सीनेटेड हैं, हमें तो कुछ होना नहीं है, और नतीजा है कि केसेस बढ़ते भी चले जा रहे हैं? राजन। बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा कि लोगों में जो खौफ पहली वेव में और सेकंड वेव में देखा गया था वैसा कुछ भी देखने में नहीं आ रहा। उस पे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, हालांकि इसमें पैनिक नहीं होना है लेकिन एहतियात करना है। लोगों से कई दफ़ा उन्होंने अपील की है कि आप कम से कम जो SOPs है उनका पालन कीजिए, क्योंकि हमारी जो बात हुई है, सबसे अहम बात जो लोगों को समझनी होगी कि जो ये वेरिएंट है कईयों को बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन भी कर सकता है। यह भी हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है। उनका कहना है हालांकि ये एसिम्प्टोमेटिक ज्यादातर है केसेस जो आए हैं, लेकिन जो डेथ हुई है वो इस कारण हुई है कि उनको सीवियर इन्फेक्शन हुआ है। यदि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यदि किसी को पहले से ही कोई इलनेस है, कोई इस तरह बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये जो वेरिएंट है ये दुगना कर सकता है, यानी कि उसकी जान पे भी खतरा आ सकता है। ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या जो वृद्ध लोग हैं, उनको काफी एहतियात करना है। हालांकि जो कामकाज पे लोग जाते हैं, इसलिए जो हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि वो कामकाज पे जाएं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं कि अपने हाथ सैनिटाइज करें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस पालन करें, तो उससे हम बच सकते हैं। बाकी इसको हल्के में हालांकि लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक प्लेसेस पे भी लोगों ने मास्क नहीं पहना है, यहाँ तक कि जो यहाँ पे मॉल्स हैं वहां पे हमने देखा काफी रश होता है लोगों का। उसके साथ साथ हालांकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसको मास्क पहनना होगा, और जो हॉस्पिटल में लोग आएंगे उनको भी मास्क पहनना होगा। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे हालांकि इसको लागू करना काफी मुश्किल है, क्योंकि लोगों को वही बात है कि लगता है कि हमने वैक्सीनेशन लिया है, इसलिए हम इम्यून हो चुके हैं इस वेरिएंट के प्रति। लेकिन लोगों को मैं इसी सवाल को लेकर रईस के पास जाना चाहता हूं। रईस, दो चीजें हैं। एक तो ये होता है कि जब तक हम खुद में ये महसूस ना करें कि ये हमारे लिए जरूरी है कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से अपने आप को बचाना है और हमें किस तरह से खुद को बचाते हुए दूसरों को बचाना है, तो इस बार शायद ऐसा हर जगह से ये देखने सुनने को मिल रहा है कि लोगों में इसको लेकर बहुत ज्यादा डर नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो प्रिकॉशन नहीं कर रहे हैं, चूंकि उन्हें लगता है कि हम वैक्सीनेटेड हैं। ज्यादातर लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी चूंकि संक्रमण फैल रहा है, मौतें भी हो रही हैं। अगर 24 घंटों के अंदर देश भर में 20 मौतें होती हैं कोरोना की वजह कर, इसका मतलब है कि कोरोना को कमजोर शायद नहीं समझ सकते। रईस, क्या आप देख रहे हैं वहां पर, आपके आसपास क्या हो रहा है, अस्पतालों में कैसे इंतजाम हैं और लोग जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस पर?
जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। हमने यहाँ के हॉस्पिटलों में भी देखा और जो यहाँ के एमएस है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनसे भी हमारी बात हुई है। अभी उस तरह का रेस्पॉन्स नहीं है जिस तरह से चाहिए और लोग जो है इसको हल्के में ले रहे हैं, उस तरह से इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट्स है, डॉक्टर्स है, उन्होंने ऑलरेडी लोगों को वार्न किया है, एडवाइस किया है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है कोविड मेजर्स का वो खास ख्याल रखे और इनको है वो अपनाए। लेकिन यहाँ जिस तरह से लोगों ने पिछली वेव भी देखी है, उसके बाद जो है एक जो डर था कोरोना का वो कहीं ना कहीं कम हो गया है, खत्म हो गया है और उस तरह से लोग अब नहीं डर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है कि वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, उन्होंने वैक्सीन लिए हुए हैं और साथ ही उनको ये भी पता है कि क्या कुछ करने की जरूरत है, कोविड मेजर्स क्या है, किस तरह से उनको फॉलो करना है, लोग जानते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, एक हफ्ते से जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, उस चीज जो उस तरह का बढ़ना जो है वो अलार्मिंग है और वही यही वजह है कि जो यहाँ के हॉस्पिटल्स है उन्हें अलर्ट कर दिया गया है, जो टेस्टिंग है उसको इंटेंसिफाई किया गया है और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है अब बाहर जो है वो आ चुका है। बाहर की आमद के साथ ही यहाँ पे सयाहों का जो सयाहों की संख्या है वो काफी ज्यादा रहती है। ज्यादा सयाह जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, तो उस चीज को भी देखते हुए जो यहाँ की प्रशासन है उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया, एंश्योर किया है कि जो भी बाहर से संक्रमित लोग, जो भी बाहर से इन्फेक्टेड लोग जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे, आएंगे, उनकी पहले टेस्टिंग हो और अगर कोई भी इस तरह से पॉजिटिव पाया जाता है तो एयरपोर्ट पे ही जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद जो है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और साथ ही साथ अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो उनको जो है वो अलग थलग किया जाए ताकि ये इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड ना हो। तो यही वजह है कि यहाँ पे भी हम लगातार देख रहे हैं कि अब जो है लोग जो है वो गैदरिंग्स को उस तरह से अवॉइड नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो गैदरिंग्स है उनको अवॉइड करो, जो हैंड्स है उनको फ्रिक्वेंटली जो है वो सैनिटाइज करो, वॉश करो और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करो, तो लोग जो है उस तरह से उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अगर हम कल की बात करें तो 153 केसेस जो है, 153 केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 91 केसेस जो है वो घाटी से, कश्मीर से और 62 केसेस जो है वो जम्मू से। तो लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 626 जो है वो कुल संख्या हो गई है यहाँ पे पॉजिटिव केसेस की। तो लगातार यहाँ की प्रशासन जो है वो वार्न कर रही है, लोगों को एडवाइज कर रही है और साथ उन्होंने ये भी एंश्योर किया है कि जो यहाँ के हॉस्पिटल है उनमें अधिक रूम रखे गए हैं कि ताकि अगर कोई भी इस तरह की इमरजेंसी पनपती है, इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो उनमें वो उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि वो आप बने रहे हमारे साथ। मैं फिर से एक बार फरहा का रुख करना चाहूंगा। फरहा, दिल्ली में अगर कुछ होता है तो चूंकि दिल्ली कैपिटल है तो उसका मैसेज बहुत तेजी से और पूरे देश में फैलता है। मैं जानना चाहता हूं क्या दिल्ली में आपने महसूस किया है कि इससे एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को महसूस किया जाने लगा है? क्या दिल्ली में अस्पताल लगभग हर इलाके में क्या उसके लिए बिल्कुल रिस्पांस के लिए तैयार हैं? है कि 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल हुई थी। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के जितने भी सरकारी बड़े अस्पताल थे, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, सबकी मॉक ड्रिल की गई थी और ये चीज देखी गई थी कि सारी जो भी तैयारियां हैं वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो मॉक ड्रिल में शामिल हुए थे, वो आरएमएल गए थे, सारी चीजों का जायजा लिया था। देखिए, अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, हेल्थ वर्कर्स की बात करें, पीएसए प्लांट्स की बात करें या टेस्टिंग या जीनोम सिक्वेंसिंग की बात करें तो उस लिहाज से सारी तैयारियां हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। बार बार लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो एहतियात रखें, गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं है क्योंकि यहाँ के भी अगर मैं आपको हॉस्पिटलाइजेशन रेट की बात करूं तो बहुत कम है और डेथ रेट की बात की जाए तो रोज 2-1 मौतें हो रही हैं, जिसमें 1-2 ही मौतें जो हैं जिसका कारण, मुख्य कारण कोविड है, अदरवाइज वो और रीजंस हैं। तो उस तरीके से सिवियरिटी जो है वो यहाँ देखी नहीं जा रही है, लेकिन बार बार ये दोहराया जा रहा है कि लोगों को जो है वो सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई भी गाइडलाइंस अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नहीं हुई है कि लोगों से कहा जाए, लेकिन लोगों से ये बार अपील की जा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अपना ध्यान रखते हुए ऐसा करें। और वैक्सीनेशन का जोर भी उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जिनको ज्यादा बीमारियां हैं, जो एजेड हैं, क्योंकि बुजुर्गों के लिए रिस्क सबसे ज्यादा है और वही देखा जा रहा है कि मौतों के आंकड़ों में बुजुर्ग सबसे ज्यादा हैं। तो अभी उस तरीके से स्थिति नहीं है और अगर बनती भी है तो उसके लिए पूरी तैयारियां तमाम की गई हैं और लगातार तैयारी की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा है कि पैंडेमिक से एंडेमिक की तरह शिफ्ट हो रहा है, तो फिर इसके बाद से ये भी माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो इन्फेक्शन रेट है
और जितना खतरा है वो भी कम होता दिखेगा। जी तो फरहा ये कह रहे हैं कि ये एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है पैंडेमिक से, और दूसरी तरफ बता रही है कि जो ज्यादातर केसेस में जो इसमें डेथ हुई है वो कोमॉर्बिडिटी जो है एक बड़ा रीजन है। मैं राजन आपके पास आता हूं। राजन, क्या आप भी ये महसूस कर रहे हैं कि कोमॉर्बिडिटी एक बड़ा रीजन है? पहले से कोई बीमारी है रेस्पिरेटरी, पहले से कोई इसमें या कोई डायबिटिक है या कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है या कुछ और दूसरे मरीज है, तो क्या उनको ये ज्यादा असर कर रहा है? डॉक्टर्स क्या यही बता रहे हैं? तो ऐसा कहने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों के लिए एक मैसेज जाता है कि जी हमें तो कोई पहले से कोई बीमारी नहीं है तो हम तो बिल्कुल कोरोना से लड़ लेंगे, कोरोना तो हमें कुछ कर नहीं पाएगा? देखिए विशाल, आपने सही कहा, क्योंकि हाल ही में एक बच्चे की डेथ हुई गांधीनगर अस्पताल में। वहां पे जो उसके पीछे रीजन था वो यही था कि उस बच्चे को मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस थी, कहीं उसको पहले से ही कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस थी जिसके चलते हुए कोविड का जो इम्पैक्ट था उस बच्चे पे बहुत ज्यादा था, और इससे उसकी डेथ हुई। लेकिन जो बाकी बच्चे थे वो अब डिस्चार्ज हो चुके हैं गांधीनगर हॉस्पिटल में, जो एसएमजीएस से वहां पे शिफ्ट किए गए थे। उसकी वजह यह है कि उनको कोई पहले से कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसी डिजीज नहीं थी जिसकी वजह से उन्होंने रिकवर किया। ऐसे ही लोगों में ये अंदेशा है कि यदि उनको कोई पहले से ही कोई बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, तो उनकी इम्यूनिटी बेहतर होगी और वो बच पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे खास बात जो हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं, अगर ये वेरिएंट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हमला करता है तो कई कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ सकती हैं, क्योंकि जब कोई बूढ़ा आदमी है, उसको पहले से ही सांस की दिक्कत है, या कोई मीडियम एज का कोई 50 से 55 साल का कोई इंसान है जिसको कुछ प्रॉब्लम है, उसको ये दिक्कतें बढ़ेंगी और उससे जो है उसको काफी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए एहतियातन, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और ये फैलने वाला ही वायरस है, ये लोगों को समझना होगा। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में जो है ये शिफ्ट होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पब्लिक प्लेस पे एक इंसान को यदि ये कोविड है, पॉजिटिव है, वो बाकियों को भी फैला सकता है। तो बेसिक चीजों का पालन तो करना ही होगा लोगों को, ताकि जो ये पीक है, ये पीक पर अगर जाता है, जैसे 20 मौतें हो गई, तो जैसे जैसे इसका आंकड़ा बढ़ेगा तो मौतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इस वक्त कलेक्टिव जिम्मेदारी ये बनती है विशाल के सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझे। जिस तरह से पहले हमने 2 जंग जीती हैं कोविड के खिलाफ, ये जो 4th वेव है इसको भी रोकना होगा और लोगों को इकट्ठे मिलकर ही रोकना होगा। और राजन, जो अभी रईस बता रहे थे कि जो है उसके मुताबिक 91 के आसपास केसेस जो है वो कश्मीर डिवीजन से है और 62 अराउंड वो जम्मू डिवीजन से है। हालांकि कुछ दिनों पहले तक ये देखा जा रहा था कि जम्मू डिवीजन से केसेस बहुत कम थे, लेकिन अब जम्मू डिवीजन में भी केसेस बढ़ रहे हैं और कुछ हद तक वो कश्मीर डिवीजन की बराबरी पे जा रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं राजन? विशाल, सबसे चिंता की बात यहाँ पे ये है कि जो 62 केसेस जम्मू सूबे से आए हैं उनमें से केवल 40 जो केसेस हैं वो जम्मू जिले से हैं। यानी कि जम्मू जिले में कुल 40 केसेस का आना इस बात के संकेत देता है कि यहाँ पे ज्यादा जो मार्केट्स हैं वो, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, आज बैसाखी है और कई प्रोग्राम भी होते हैं। हालांकि वही मैं बात कहूंगा फिर से कि जो बेसिक चीजें हैं यदि उनका पालन करें तो हम अपने फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, मार्केट में शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस की बात है विशाल के लोगों में अभी इस बात की अवेयरनेस जी, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रईस आपका शुक्रिया, राजन आपका भी शुक्रिया, और फरहा ने भी जानकारी हमें दी है। कुल मिलाकर ये कि केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटों के अंदर 11,000 से ज्यादा केसेस का आना बहुत मामूली बात नहीं होती है। हमें इसे बहुत ही संजीदगी से लेना होगा, यही परामर्श मेडिकल एक्सपर्ट भी दे रहे हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पे ब्रेकिंग एट 10। शिमला से इस वक्त बड़ी खबर, जी हां, शिमला से खबर यह है कि एक से ज्यादा राशन कार्ड वालों का राशन बंद कर दिया गया है। ये सरकारी तौर पर उठाया गया कदम है। एक से ज्यादा राशन कार्ड रखने वालों का राशन कार्ड बंद। हिमाचल में 34,000 लोगों को सस्ता राशन जो है वो मिलता है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने जारी की सूची। फर्जी राशन कार्ड धारकों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से राशन कार्ड के साथ कोई फर्जीवाड़ा ना हो और फर्जी राशन कार्ड धारक जो हैं वो राशन ना उठा पाएं। वेबसाइट पर डाली गई है सूची।
कई कार्ड धारक दूसरे राज्यों में भी ले रहे हैं राशन। तो एक तो ये कि एक राज्य में आपके पास कार्ड है, उसी नाम से दूसरे राज्यों में कार्ड बना हुआ है और दोनों कार्ड पर ये राशन उठाए जा रहे हैं, इस तरह की जो खबर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर सख्ती बरती जा रही है और खबर यही है कि एक से ज्यादा राशन कार्ड वालों का राशन बंद करने की खबर आ रही है। जिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, ये पूरा मामला क्या है? एक से ज्यादा राशन कार्ड रखने का मामला का मतलब क्या होता है? कैसे लोग हैं, कौन से लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा राशन कार्ड होता है? क्या एक ही राशन कार्ड या एक ही नाम से दो राज्यों में राशन कार्ड है? क्या है तस्वीर पूरी? विशाल, बिल्कुल। दरअसल जब आधार कार्ड के साथ राशन कार्डों को कनेक्ट किया गया पूरे देश भर में, तो पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में 34,000 राशन कार्ड धारक ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड हिमाचल में भी है, यहाँ पर भी राशन ले रहे हैं और अन्य राज्यों में भी राशन कार्ड उन लोगों के बने हुए हैं। तो ऐसे में हिमाचल सरकार ने सख्ती दिखाई। 34,000 लोगों को आइडेंटिफाई अब तक किया जा चुका है जिनके राशन कार्ड 2 स्थानों पर हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सस्ते राशन का प्रयोग हो रहा है और बाहर भी ले रहे हैं। दरअसल ये योजना, सस्ते राशन की योजना, केंद्र सरकार की है और ऐसे में एक व्यक्ति को एक स्थान पर ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। फिर वो एक महीने में कहीं भी राशन ले। इसलिए हिमाचल सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और 34,000 लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो हिमाचल प्रदेश में भी रह रहे हैं, यहाँ भी उनका स्थायी पता है, और किसी दूसरे राज्य में भी रह रहे हैं, वहां पर भी उनका स्थायी पता है। इसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है और 34,000 लोगों पर ये एक्शन अब सरकार लेने जा रही है। अगले दिनों में इनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। आइडेंटिफाई इन लोगों को कर दिया गया है। अब जब आधार कार्ड के साथ पूरे देश भर में ये प्रोसेस चला कि राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा, फिर ये आइडेंटिफिकेशन हुई। एक आधार कार्ड पर 2 राशन कार्ड इशू हुए पाए गए और उसके बाद फिर हिमाचल सरकार ने ये पूरा आइडेंटिफाई किया और ये पूरी लिस्ट निकाली। दरअसल हिमाचल प्रदेश में डिजिटल प्रोसेस के तहत भी सस्ता राशन लोगों को मिलता है और हिमाचल में कहीं भी लोग अपने राशन कार्ड को दर्ज करवाकर राशन ले सकते हैं। दरअसल यहाँ पर फिंगरप्रिंट का प्रयोग अभी तक जो प्रोसेस चली है, फिंगर मशीन का किया जाता है। आधार कार्ड एंटर करवा के अपने फिंगरप्रिंट लगाकर राशन कार्ड लिया जा सकता है। तो इसी प्रोसेस के तहत, ये डिजिटल इंडिया के तहत जब राशन कार्डों को आधार कार्ड के साथ जोड़ा गया, फिर ये पूरी बात सामने आई, पूरी धोखाधड़ी जो चल रही थी। 34,000 लोग, ये वो लोग हैं जो हिमाचल के हैं, किसी बाहर के राज्य में रहते हैं, या फिर बाहर के राज्य के लोग हैं जो हिमाचल में किसी काम पेशे से आए हैं। तो दोनों स्थानों पर इनके राशन कार्ड बने हुए हैं। उसके बाद ये पूरी आइडेंटिफिकेशन हुई और ये कहा गया कि अब हिमाचल सरकार इन लोगों को राशन का लाभ नहीं देगी जब तक या तो इनके उन राज्यों से राशन कार्ड नहीं कट जाते या फिर हिमाचल से इनको राशन कार्ड अपना कटवाना होगा। जी वैसा। तो एक यहाँ पे छोटा सवाल ये है राजेंद्र, क्या सिर्फ राशन कार्ड बंद कर देने भर का फिलहाल अभी एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हें भुगतना पड़ेगा, या फिर क्या कोई और एक्शन भी लेने के मूड में है सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये तो फॉर्जरी है? बिल्कुल विशाल, और दरअसल पहला स्टेप यही है कि सबसे पहले इनका राशन कार्ड बंद किया जाए और वही कदम सख्ती दिखाते हुए अब हिमाचल सरकार ने उठाया और सचेत कर दिया। दरअसल जो लिस्ट 34,000 लोगों की वेबसाइट पर डाली है, उसका उद्देश्य यही है कि जो दूसरे राज्य जहां पर ये राशन ले रहे हैं वो सरकारें भी हो जाएं कि उनके पास भी ये लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इस योजना के तहत, किसी अन्य राज्य में भी राशन ले रहे हैं। तो हिमाचल सरकार की तरफ से पहला कदम यही उठाया गया है कि इनको राशन कार्ड की लिस्ट से बाहर किया जाए, सस्ते राशन की योजना से बाहर किया जाए। उसके बाद फिर, क्योंकि योजना केंद्र सरकार की है, तो ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारों की बात आ जाती है। योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है। हिमाचल सरकार या कोई भी राज्य सरकार अपनी तरफ से उसमें एडिशनल सब्सिडी कर देती है। जैसे अगर केंद्र सरकार किसी राशन पर, तेल पर या चावल पर 10 रुपए की सब्सिडी दे रही है और राज्यों को लगता है कि उसे अपने लोगों को अधिक लाभ, तो वो फिर उसमें सब्सिडी ऐड कर सकती है। मूलतः ये योजना केंद्र सरकार की है, इसलिए बड़ा कदम हिमाचल सरकार इसमें नहीं उठा पाएगी। और दूसरा, क्योंकि अन्य राज्य से जुड़ा हुआ विषय भी है, हिमाचल में भी राशन है, अन्य राज्य के हित भी इसमें है। तो ऐसे में पहला जो कदम है जो अपनी तरफ से हिमाचल सरकार उठा सकती है, वो सबसे पहला और जल्दी उठाया जाने वाला कदम यही है कि इन लोगों के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए जाए और इनको जो सस्ते राशन की योजना PDS की पूरे देश में चली है, उससे हिमाचल में एटलीस्ट वंचित कर दिया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, इस जानकारी
जानकारी के लिए। तो खबर यही है कि शिमला से बड़ी खबर कि 1 से ज्यादा राशन कार्ड वालों का राशन हिमाचल सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। वो इस कि कई ऐसे कार्ड धारक हैं जिनके नाम से कार्ड यानी राशन कार्ड हिमाचल में भी है और किसी दूसरे राज्य में भी है। तो दूसरे दोनों राज्यों में अगर वो राशन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी है। और इसलिए हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिनके भी साथ ऐसा मामला होगा, जिनके साथ 2-2 राशन कार्ड होंगे या फर्जी राशन कार्ड जिनके पास होगा, उन्हें राशन फिलहाल बंद कर दिया जाएगा। और ऐसे लोगों की संख्या 34,000 के करीब बताई जा रही है। और इस वक्त एक और अहम खबर, गौतम नवलखा आईएसआई के संपर्क में था। जी हां, खबर यह आ रही है कि गौतम नवलखा आईएसआई के संपर्क में था। एनआईए कोर्ट ने मानी है ये बात कि ये संपर्क था दोनों का, और संपर्क होने की बात को एनआईए कोर्ट में ये बात सामने आई है। गुलाम नबी फई के संपर्क में था गौतम, दोनों की मुलाकात हुई थी विदेश में भी। अर्बन नक्सल मामले का आरोपी है गौतम नवलखा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर कि गौतम नवलखा जो है उसके आईएसआई से संपर्क थे, वो आईएसआई के संपर्क में था। एनआईए कोर्ट ने मानी है संपर्क होने की बात, और साथ ये बताया जा रहा है कि गुलाम नबी फई के संपर्क में था गौतम नवलखा, दोनों की मुलाकात भी हुई है विदेश में। अर्बन नक्सल मामले का आरोपी है गौतम नवलखा। एक बार फिर आपको बता दें किस तरह से ये खबर सामने आई है, काफी चौंकाने वाली खबर है ये। और ये थोड़ा इस बात को लेकर ज्यादा हैरानी सामने आ रही है कि जिस तरह गौतम नवलखा के बारे में जिक्र आया है कि गौतम नवलखा जो है वो आईएसआई के संपर्क में थे, और एनआईए कोर्ट ने मानी है संपर्क में होने की बात। गुलाम नबी फई के संपर्क में होने की बात मानी जा रही है गौतम नवलखा की, और दोनों की विदेशों में मुलाकातें भी हुई हैं, ऐसी भी खबर है। अर्बन नक्सल मामले का आरोपी गौतम नवलखा। और एक और अहम खबर, गैंगस्टर अतीक अहमद का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहा है। जी हां, आईएसआई और लश्कर से संबंध होने की बात कबूली है, ऐसी बात सामने आ रही है, ऐसी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से ड्रोन से जो है हथियार भेजे जाते थे, इसीलिए हथियारों की कोई कमी नहीं। अतीक अहमद ने ऐसी बात कही है, यह खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी पाक ड्रोन से भेज रहा है हथियार। रिमांड नोट में अतीक अहमद ने किया खुलासा। एक बार फिर आपको बता दें अतीक अहमद ने यह खुलासा किया है, और किस तरह से अतीक अहमद का जो कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है, ये बात सामने आ रही है। गैंगस्टर अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन, आईएसआई और लश्कर से संबंध होने की बात कबूली। पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार भेजे जाते थे, इसीलिए हथियारों की कोई कमी नहीं। अतीक अहमद के हवाले से बात कही गई कि अतीक अहमद ने बात मानी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भी पाक ड्रोन से ही हथियार भेजता रहा है। रिमांड नोट में अतीक अहमद ने यह खुलासा किया है। और फिलहाल वक्त से ब्रेक के बाद देखेंगे 10 मिनट 50 खबरें।